दोस्तों, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 2016 में पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं 2019 ऑनवर्ड्स यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। उससे पहले 2018 से पहले 11 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन आया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका 20 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 2 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं 2011 to 2022 लगातार 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आया ही है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। समटाइम्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम लोग 2016 का देखते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है। 2013 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन, इट मीन्स इन शॉर्ट कहा जा सकता है 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। टॉपिक नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें आप देख सकते हैं 2015 ऑनवर्ड्स 2022 तक 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आया ही है। 2019 से पहले 2011 तक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी कभी 50 मार्क्स तक का क्वेश्चंस आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2011 to 2022 तक लगातार यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड तो है ही, साथ ही साथ कभी कभी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है। और आप देख सकते हैं जैसे 2022 में ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और पूछा गया है, मीन्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 2015 में भी हम लोग देखते हैं 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में भी 40 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया है। 2012 में यहाँ से 50 मार्क्स का लगभग क्वेश्चंस आया है, बिकॉज 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मिनिमम 20 एंड 30 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चंस आ सकता है। आप 30 मान के चलिए। टॉपिक नंबर 5 है जुडिशियल रिव्यू। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं जैसे टॉपिक नंबर 1 में अल्टरनेटिवली पूछा गया है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन तो शॉर्ट, कभी शॉर्ट क्वेश्चन। जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन आया है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है। द सेम थिंग टॉपिक नंबर 5 में है, जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन आया है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 19 में पूछ दिया गया है। 18 में नहीं पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक नंबर 6 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड लगातार है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। 2022 से 2019 के बीच में OBE एग्ज़ाम होने की वजह से यहाँ शायद शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना नहीं के बराबर है। टॉपिक नंबर 7 ट्राइब्यूनल्स, जहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है, जबकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक ही बार पूछा गया है, दैट इज 2021 में पूछा गया है, वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स टॉपिक नंबर 7 से केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 8 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। टॉपिक नंबर 8 है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज CVC। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 9 है रेगुलेटरी एजेंसीज, जहाँ सेबी, ट्राई, IRDA, CCI, इनके नीड, कंपोजिशन, पावर, फंक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चंस पहले पूछा जाता था। और एक्चुअली में ये टॉपिक उससे रिलेटेड है, बट 2011 से लेकर के अब तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। द सेम थिंग इज विद टॉपिक नंबर 10 जो ombudsman से रिलेटेड है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
इस प्रकार से हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2, 3 एंड 4, ये हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से मिनिमम 70 to 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। टॉपिक नंबर 1 एंड देन टॉपिक नंबर 5 यदि आप कर लेते हैं तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। जैसे टॉपिक नंबर 1 दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रूल ऑफ लॉ से होता है, जिसमें आपको बताना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डाइसी का रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या विचार था, और डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ के बारे में अपना ओपिनियन दिया था उसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या थी। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का एप्लीकेशन इंडिया में किस तरीके से होता है, कैसे होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन बनता है सेपरेशन ऑफ पावर पर, कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस डॉक्ट्रिन का, इसका नेचर क्या होता है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ये रिजिड है, रिडंडेंट है, या इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उस चीज़ को लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देन सेपरेशन ऑफ पावर का एप्लीकेशन इंडिया में कैसे है, जुडिशरी टाइम टू टाइम सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के कैसे केसेस को डिसाइड करती है। देन इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से होता है, लाइक एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया है तो क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करती है, इस चीज़ को लेकर के जनरली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यदि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो पॉलिसी फॉर्मेशन किया गया है उसे सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होता है तो क्या इंडियन कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है उस पॉलिसी फॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डॉक्ट्रिन पे ही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है रिजिडिटी को लेकर के है, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में। देन देखिए सेपरेशन ऑफ पावर से लगातार क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, डाइसी रूल ऑफ लॉ, डाइसी। देन यहाँ आपका सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के क्वेश्चन है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। जो टॉपिक तैयार करना है वो आपको बताया जा चुका है। सेकेंड टॉपिक हमारा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग को जानना होगा, लाइक व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टेटल लेजिस्लेशन क्या होता है, कंडीशनल लेजिस्लेशन होता क्या है, अमेंडमेंट और रिपील में डिफरेंसेस क्या होता है, क्या दोनों सेम है या इसका इफेक्ट आपको अलग होता है। देन पर्टिकुलरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेजिस्लेटिव के द्वारा जो पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट की गई है उस पावर का एक्सटेंशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या टैक्स इम्पोज करने की पावर ये एक्सटेंशन ऑफ पावर के अंतर्गत आएगी, और क्या इसे एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं, इस पर क्वेश्चन आता है। देन क्वेश्चन अमेंडमेंट एंड रिपील पर कुछ इस तरीके से आता है कि पावर ऑफ अमेंडमेंट एंड रिपील, इज इट अ वैलिड लेजिस्लेशन और नॉट, पावर ऑफ मॉडिफिकेशन एंड रिमूव डिफिकल्टीज। अमेंडमेंट एंड रिपील पर बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि आप देखेंगे। लेजिस्लेशन बनाने की जो पावर डेलीगेट की गई है लेजिस्लेटिव के द्वारा एग्जीक्यूटिव को, इसकी कुछ अपनी लिमिट होती है। तो जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया है उसके वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कितना वैलिड है, इस पर क्वेश्चन आता है। देन यदि एग्जीक्यूटिव अपने लिमिट के अंदर ही लेजिस्लेटिव पावर का यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और यदि वो इस परमिसेबल लिमिट से के बियॉन्ड लेजिस्लेशन बनाते हैं तो क्या होता है। इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपका टैक्स रिलेटेड होता है। एंड सपोज क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे आपके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है एक सर्टेन परसेंटेज, और यदि आप उस अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किया जाता है, तो क्या ये परमिसेबल लिमिट के अंडर है या उसके बियॉन्ड है। देन ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दैट इज जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा एंड प्रोसीजरल कंट्रोल होता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली जुडिशियल कंट्रोल पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल पर क्वेश्चन आता है, और खास करके लेइंग प्रोसीजर को लेकर के
क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कंट्रोल पे भी पूछा गया है। प्रोसीजर कंट्रोल पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खास करके प्री पब्लिकेशन एंड पोस्ट पब्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इस कंट्रोल को लेकर के इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं 2022 में पूछा गया है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल आ गया, जो कि आपको लैंग प्रोसीजर के बारे में बताना है इसमें। देन यहाँ देखिए लैंग प्रोसीजर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल थ्रू लैंग रिक्वायरमेंट, लैंग डेलीगेशन, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन ट्रेड, ये क्वेश्चन आपका पब्लिकेशन से रिलेटेड है। ये भी आपका लिमिटेड पब्लिकेशन यहाँ आपका पूछा गया है रिलेवेंट केस के द्वारा बताने के लिए। यहाँ क्वेश्चन आपका कंडीशनल लेजिस्लेशन पर है, परमिसिबल लिमिट, वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन पर है, हाउस टैक्स, रिमूव डिफ़िकल्टीज, पावर ऑफ मॉडिफिकेशन, टैक्स पर क्वेश्चन, नोटिस आपका पब्लिश किया गया है उस पर क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेकर के। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द परमिसिबल लिमिट ऑफ डेलीगेशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेदर द पावर टू अमेंड और रिपील एन इनेक्टमेंट इज अ वैलिड डेलीगेशन ऑफ पावर। टॉपिक नंबर 3 इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जिसमें आपको बताना है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दिया जाता है तो उसका मिसयूज ऑफ पावर कैसे आपको किया जाता है, अब्यूज़ ऑफ पावर। अगर वो मालाफाइड होता है तो कैसे, मालाफाइड का मीनिंग क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मालाफाइड को प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इस पर क्वेश्चन आपको आता है। देन आपको अब्यूज़ ऑफ पावर जो होता है इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के रूप में आपका होता है। एंड मालाफाइड बिकम ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मिसयूज पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपका होता है। देन जो इसमें इंपॉर्टेंट 2 प्रिंसिपल है, दैट इज वेडनेसबरी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इन दोनों पे क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें वेडनेसबरी का मीनिंग आपको बताना है, इसके बेस पर आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है। और ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेडनेसबरी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मीनिंग आपको बताना है। और आपको बताना है कि कैसे आर्टिकल 14 के वायलेशन से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वायलेशन होता है। एंड ऑल्सो इट बिकम्स ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशन क्या होता है, इसके बेस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है डिस्क्रिशन बाय सेल्फ इम्पोज रूल ऑफ पॉलिसी। देन distinguish between Wednesbury principle and principle of proportionality. Principle of proportionality, Wednesbury principle, modified exercise of power as a ground of judicial review। क्वेश्चन आपको आ चुका है, ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपका है। देन modified exercise of power is an abuse of discretionary power, Wednesbury principle, modified exercise of power and abuse of power। सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रिपीट आपको किया जा रहा है। और एग्जाम्शन पे क्वेश्चन बहुत सारा आपको आता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा कुछ रूल्स बनाया जाता है, जिसमें न्यू इंडस्ट्रीज़ या न्यू फैक्ट्रीज़ को कुछ डिस्काउंट दिया जाता है या कुछ उन्हें टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, लेकिन इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है। उसके बेसिस पर आपको बताना होता है कि ये कैसे पावर ऑफ डिस्क्रिशन का मिसयूज़ है। देन फिर हम लोग देखते हैं वेडनेसबरी प्रिंसिपल एंड प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट के लिए। सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही है। एग्जाम्शन पर क्वेश्चन बराबर होता है, जैसे आपको पहले बताया गया है कि टैक्स एग्जाम्शन मिला न्यू बिजनेस को, न्यू एंटिटीज़ को, एंड देन किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर एंटिटी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है तो मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन पर उसे चैलेंज किया जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज अटैक्ड एज ए डिस्क्रिमिनेटरी अंडर आर्टिकल 14, और इसमें बताना है कि कैसे इस पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड वेडनेसबरी प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। यहाँ आपको बताना है वैलिडिटी ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, कंडीशन आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पर एग्जाम्शन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्शन वाला क्वेश्चन, एग्जाम्शन का क्वेश्चन, फिर यहाँ देखिए प्रोपोर्शनैलिटी पर क्वेश्चन,
एंड वेडनेसबरी पर क्वेश्चन। तो प्रोपोर्शनैलिटी एंड वेडनेसबरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। इसमें आपको मालूम होगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में वर्क करना चालू करती है, तब यहाँ मैटर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि पहला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी ये डायकोटॉमी है, और इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कुछ प्रिंसिपल आपको है जिस पर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, जिसका मतलब होता है रूल अगेंस्ट बायस। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रूल। दूसरी बात, इस प्रिंसिपल का अपना कुछ एक्सेप्शन होता है, एंड द एक्सेप्शन इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। जहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आता है वो इस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है। जो क्वेश्चन आता है जनरली ग्राउंड ऑफ बायसनेस पे, जो दो बेसिस पे होता है। फर्स्ट, जब कोई क्लोज रिलेटिव हो उस बेसिस पे, एंड सेकेंड, आपके द्वारा इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई गई है और सिलेक्शन कमेटी में आप ही बैठे हैं, उस कंडीशन में क्या बायसनेस होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर के इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्लोज रिलेटिव में क्वेश्चन लाइक आपको इस तरह का होता है कि मदर इन लॉ इंटरव्यू बोर्ड में बैठी हैं, उसकी डॉटर इन लॉ इंटरव्यू देने के लिए आ रही हैं। डॉटर इन लॉ डिवोर्स केस फाइल की हुई है और डॉटर इन लॉ का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिस चीज़ को लेकर के वो रूल अगेंस्ट बायसनेस के बेसिस पर केस फाइल करती है। तो आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा। सेकेंड प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। इसका मतलब बिना किसी को सुने हुए कंडेम नहीं किया जाएगा। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताना है। और जब भी ऑडी अल्ट्रम पार्टम होता है, इट मीन्स जब भी आप हियरिंग के लिए किसी पर्सन को बुलाते हैं तो उसे आप नोटिस देते हैं। नोटिस का प्रोसीजर क्या है वो बताना है आपको, बिकॉज जब तक आप किसी पर्सन को बिना सुने हुए कंडेम कर देते हैं तो दिस इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। तो आखिर इस चीज़ का स्कोप क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड एक्सटेंट ऑफ हियरिंग क्या है। एक्सटेंट ऑफ हियरिंग में होता यह है कि ऑब्लिगेटरी होता है उस क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए जो इस मैटर को देख रहे हैं कि वो प्रॉपर नोटिस दे, एंड प्री डिसीजनल हियरिंग हो। प्री डिसीजनल हियरिंग ये रूल है, जबकि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग ये एक्सेप्शन है। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके मेनका गांधी वाला केस इसमें आता है। देन उसके बाद एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन पे, और जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है लीगल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने केस को एक लॉयर के द्वारा रिप्रेजेंट करे, और यदि उसे इस चीज़ से वंचित किया जाता है तो इस ग्राउंड पर वह व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो इसके वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को लेकर के क्वेश्चन बनता है। देन रीजन डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन बनता है सप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट पर। जब कोई भी इंक्वायरी आपके खिलाफ अगर हो रही है तो क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आपको दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर दी जानी चाहिए तो रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर नहीं दी जाती है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है, इसको लेकर के क्वेश्चन बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला ही शॉर्ट नोट है इफेक्ट ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट टू द डेलिक्वेंट एम्प्लॉय। रीजन डिसीजन क्वेश्चन आपको आ चुका है। पोस्ट डिसीजन हियरिंग पर क्वेश्चन आ गया है। एम्प्लॉय वाज फेसिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी, वो लॉयर की मांग करता है जिसे टर्न डाउन कर दिया जाता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा, एंड उसे डिसमिस कर दिया जाता है, जिस को लेकर के आपको लीगल आर्गूमेंट प्रिपेयर करना है। स्पीकिंग ऑर्डर पर क्वेश्चन आ चुका है। चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट, इंक्वायरी ऑफिसर अपने आप को लीगल रिप्रेजेंट करने के लिए डिनाई कर दिया जाता है, तो आपको बताना है डिसीजन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इज वैलिड और नॉट। पोस्ट डिसीजन हियरिंग पे क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, जब आप देखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, ईजी है, हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर, पासपोर्ट अथॉरिटी, पोस्ट डिसीजन हियरिंग वाला क्वेश्चन है मेनका गांधी का। डायकोटोमी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, मैक्सिम ऑडियल टर्म पार्टम पर क्वेश्चन है। नॉन सप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, अब्सेंस ऑफ हियरिंग बिफोर डिसीजन, तो पोस्ट डिसीजन हियरिंग आपका हो जाता है मेनका गांधी वाला केस। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी इजी है, हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से 5 तरह का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, आपका जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग बताना है। आपको बताना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड अपील, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन
सर्शियोररी के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, व्हाट इज द कंडीशन, और इसके इशू पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, सिचुएशन दिया जाता है और बताया जाता है क्या सर्शियोररी उसमें लगेगा या नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंडेमस से आता है, जिसके कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, कंडीशन क्या होता है और क्या मैंडेमस किसी भी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, और मैंडेमस से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है। देन एक आध बार क्यूरेटिव पिटीशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रोरेटिव रिट पे भी क्वेश्चन आता है, एंड स्कोप ऑफ पावर, जिसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटिव रिट, इसका स्कोप क्या है, पावर क्या है इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32 एंड 26, जहां पर हाई कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, कंडीशन विच अ रिट ऑफ सर्शियोररी कैन बी इशू, मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड, कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंस एंड ग्राउंड ऑफ इशूइंग रिट सर्शियोररी। आप देखिए क्वेश्चन लगातार है, प्रोग्रेटिव रिट्स पे आपका क्वेश्चन आपको रहा, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 226 एंड 227 में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड अपील का क्वेश्चन, क्यूरेटिव पिटीशन का क्वेश्चन, और ऐसे ही करके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इस पर होता है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या मैंडेमस या सर्शियोररी जो है इशू किया जा सकता है इन केस में, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हेन कैन रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड, तो मैंडेमस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज RTI एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है और जो मेन क्वेश्चन आता है वो पहला आता है सिलेंट फीचर ऑफ RTI, जिसमें आपको बताना होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके प्रियम्बल में दो वर्ड्स आपको लिखा गया, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये मेन आपका रीज़न होता है RTI एक्ट के लागू होने का। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के तहत इसे इंसर्ट किया गया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज हमें मालूम है कि इन्फॉर्म सिटीजन एक अच्छे देश के लिए जरूरी होता है, डेमोक्रेसी का वो पिलर होता है। इसी कारण RTI एक्ट के तहत आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में स्टेब्लिश कर सकते हैं। देन उसके बाद RTI एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ दिया हुआ है, बिकॉज हमें मालूम है कि सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और बताना होता है व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट, एंड साथ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग हो रही क्या वो RTI के दायरे में आ सकता है, अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है। जो लास्ट इसमें क्वेश्चन बनता है दैट इज रिलेटेड टू स्कोप। स्कोप का मतलब आपको ये हुआ कि RTI एक्ट कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, किस किस जगह आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड PIO या CPIO जो भी आपका केस हो, इन दैट केस क्या वो अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, व्हाट आर द सिचुएशंस, और किस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट। इसमें लगभग 8-10 प्रोविजंस दिया हुआ है जिस कंडीशन में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिस्कस सेलियंट फीचर आपको आ गया। देन सिग्निफिकेंस, सोर्स, डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस सिटीजन आर इन्फॉर्म रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उस पर आपको एग्जामिन करना है। स्टेटमेंट आपका सिंपल ही है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है। सेलियंट फीचर, एग्जम्पशन, तो इस प्रकार से ये बहुत इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बस आपको जानना है कि व्हाट इज द ट्राइब्यूनल्स, इसका स्कोप क्या है, इसके ऊपर आपका केस लॉ क्या दिया हुआ है। जैसे मद्रास बार एसोसिएशन का जो केस है वो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर ही है। ट्राइब्यूनल्स का एडवांटेज क्या होता है ये आपको बताना होता है, जैसे ओपननेस, फेयरनेस, इम्पार्शियल, चीपनेस, एब्सेंस ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ एविडेंसेस एंड प्रोसीजर, ये सारा चीज़ आपको एडवांटेज में होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि क्या किस प्रकार से ये हाई कोर्ट के पावर को मिटिगेट कर देता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। देन आपको बताना है ट्राइब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में कि आर्टिकल 323 के A और B में जो दिया हुआ है ट्राइब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशनली वो कितना वैलिड है, कितना कॉम्पिटेंस है, इसके टेस्ट पर क्वेश्चन आता है। और ट्राइब्यूनल को लेकर के लॉ कमीशन रिपोर्ट 272 ये आपको देखना है, इस रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड CVC। आप इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, डिस्कस द कॉम्पिटेंस, एडवांटेज, मद्रास बार एसोसिएशन का क्वेश्चन है, उसके बेस पे एडवांटेजेस है, यहाँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दोनों पूछा गया है। तो क्वेश्चन वही है, इजी है, बहुत कम है क्वेश्चन करने के लिए, आप कर सकते हैं। देन टॉपिक नंबर 8 इज कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड CVC का है।
जिसमें मेनली 4 चीज़ों से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सीवीसी, स्कोप क्या है, इसका पावर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। रेगुलेटरी एजेंसीज, जिसमें कि पहले आपको बताया जा चुका है। तो रेगुलेटरी एजेंसीज के अंतर्गत सेबी, ट्राई, इरडा और सीसीआई के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन एनालिसिस समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।